चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। आज हम लोग एजुकेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे और एजुकेशन में हरियाणा में बेसिक सी बातें हमें थोड़ी बहुत पता भी हैं। जैसे हरियाणा में आजकल जो अखबारों में बहुत ज़्यादा है, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन में जो काम चल रहा है, और आजकल आप रोज़ देख रहे हो बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं, है ना। 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम है हरियाणा के लेवल पे कौन कंडक्ट कराता है? स्कूल बोर्ड। हर स्टेट में एक स्कूल बोर्ड है। अब ये स्कूल बोर्ड हर एक ने अपना अपना बना रखा है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है जो समवर्ती में आता है। शिक्षा पे एक तरफ केंद्र कानून बनाता है और एक तरफ राज्य। अब तो हालत ये हो गई कि आपका स्टेट बोर्ड की भी बहुत ख़राब हालत, और अब सीबीएसई भी ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा। अगर आपको पता हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का भी हाल खस्ता है, और बहुत सारे पढ़े लिखे और काबिल और जो थोड़े से अमीर लोग हैं ना, वो अपने बच्चों को इस बोर्ड से भी निकाल के इंटरनेशनल लेवल के बोर्ड इंडिया में आ गए। आईसीएसई अगर तुम्हें पता हो, इनको पढ़ाने लग गए। इनमें क्या फ़ायदा है? जैसे हमारे जो बोर्ड है ना, वो हर चीज़ को रटना इससे प्रभावित मानते हैं। अच्छे मार्क्स लेने, रट्टा मार लो, जिसने जितना अच्छा रट्टा मारा उतना अच्छा, जिसकी राइटिंग अच्छी होगी वो सीख पाएगा। लेकिन जितने विदेशी बोर्ड है ना, ये अपने बच्चों को कोई गाइड किताब रटने के लिए कहते ही नहीं। इनके होती है ओपन बुक, यानी पेपर है, आप किताब की मदद ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन किताब में से ऐसे सीधा आना ही नहीं। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चे की जो समझ है ना, वो डेवलप हुई हो। और जितने क्वेश्चन होते हैं इनके ज़्यादातर वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। यानी अगर आप ऐसी स्थिति में फंस गए तो आप क्या करेंगे? जैसे हम तो रट्टा मारते हैं भाई, राष्ट्रपति की ये शक्तियाँ, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, यही तो पढ़ते हैं बचपन से। ये विदेशी ऐसी चीज़ें पढ़ाते ही नहीं। ये कहते हैं दिमाग का विकास तब होगा जब बच्चा सोचेगा और समझेगा। ये प्रधानमंत्री की शक्तियाँ रट ली, राष्ट्रपति की शक्तियाँ ये पढ़ ली, और ये न्यूटन के 3 नियम रट लिए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उनका ये कहना है विदेशियों का कि दिमाग को सोच समझ के लायक बनाओ, वो अपने नए नए रास्ते खोज सके। जैसे हम इंडियंस हैं ना, हम क्रिएटिविटी की बात नहीं करते, और अगर हम क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। मैंने एक दिन आपको बताया भी था, दिमाग के काम करने के 2 तरीके हैं। एक दिमाग होता है अलग अलग डायरेक्शंस में चलने वाला, जैसे हम कहते हैं क्रिएटिव इंसान है। इंडियंस की पुरजोर कोशिश होती है कि बच्चा इंटेलिजेंट बने, वो कुछ भी करे, फाइनली नंबर अच्छे आने चाहिए। सारी एरो उसके दिमाग के विकास को बस रटने पर आधारित बनाती हैं। ये विदेशी हैं, और इसलिए देखो जितने ज़्यादा साइंटिस्ट हैं वो लगभग विदेशी हैं। आपके देश में इक्का दुक्का साइंटिस्ट बना, लेकिन वो इक्के दुक्के भी कहाँ पनप पाए? क्या पता बहुत सारे लोगों में काबिलियत हो, लेकिन ये वाली सोच उनको वहीं के वहीं ख़त्म कर देती है। इसीलिए इंडिया में अलग अलग बोर्ड्स को कहा गया कि अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक सेट पैटर्न बना लेना। लेकिन सब बोर्ड इतने महानुभाव हैं कि सब अपनी एक देख के कि सीबीएसई क्या करता है, उसी की कॉपी हर बोर्ड ने कर ली। इसलिए कहने का शिक्षा आपका समवर्ती का है। सब किसकी कॉपी कर रहे हैं? हाँ, चाहे वो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन था, जिसका अब नाम क्या बन गया? बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। अभी इसका कुछ साल पहले ही नाम बदला है। पहले इसका नाम HBSC था, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब कह दिया बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, पीछे हरियाणा, कि भाई बोर्ड है हमारे स्कूल एजुकेशन का हरियाणा का। इससे पहले जब आप अलग हुए, तब आप, उससे पहले आप पंजाब का पार्ट थे, तो आपका सारा पढ़ाई लिखाई का काम भी पंजाब ही देखता होगा। और पंजाब जो था, इसका सारा काम का चंडीगढ़ में हुआ करता था। तो जैसे ही आप अलग हुए 1966 में, आपके पास पढ़ाई लिखाई का कुछ था नहीं। आप पंजाब से ही, याद करें, हम कॉलेज याद है CCS HAU था अपना, तो ऐसे ही पढ़ाई लिखाई, स्कूली शिक्षा सब पंजाब से प्रभावित रही। 1969 में हमें जाके लगा कि यार अपना बोर्ड होना चाहिए हमारा। भाई हम क्योंकि केंद्र के विषय में थोड़ी, हम तो स्टेट के टॉपिक में आते हैं एजुकेशन में, हमारा अपना एजुकेशन का टॉपिक हो। हमने 1969 में चंडीगढ़, क्योंकि वो साझी राजधानी थी, यहाँ अपना HBSE बना दिया, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। जब ये 1969 में बना,
अब इसको ध्यान से एक एक सन को समझ लेना, फिर किताब में जहाँ भी आए बार बार नहीं बताऊंगी मैं। 1969 में पहली बार HBSE, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, पहले यही नाम था, ये कहाँ बनाया गया? चंडीगढ़ में। और ये साल के एंड में नवंबर में बना था 1969 में। इसके बाद इसने पहली बार 10वीं क्लास का पेपर अपने बिहाफ पे दिलवाया 1970 में। 10th का मैट्रिक का एग्जाम पहली बार हरियाणा बोर्ड ने किस सन में करवाया? उसके बाद फिर ये काम करता रहा, धीरे धीरे काम बढ़ाता रहा, एम्प्लॉयज़ बढ़ाता रहा, अपना एरिया देखता रहा। लेटर स्टेज में जाके 1976 में इसने 8th के, क्योंकि आपके यहाँ बोर्ड हुआ करते थे ना पहले भी, बोर्ड के एग्ज़ाम पहली बार पहले 10th के कराए, उसके बाद इसने 8th के बोर्ड कराए। फिर इसके बाद ये लगा कि यार चंडीगढ़ बहुत दूर हो गया और कहीं ना कहीं अपने राज्य के अंदर ही अपना बोर्ड बनाना चाहिए, जहाँ बच्चों को, जैसे अगर चंडीगढ़ है, किसी को मान लीजिए नूहू से चंडीगढ़ जाना है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अपने राज्य के अंदर कहीं इसको बना लें ताकि आना जाना सबके लिए आसान रहे। और आप सब जानते हैं एक दौर में आपका सबसे बड़ा ज़िला कौन सा था? भिवानी। इसलिए भिवानी को परफेक्ट माना गया और 1981 में इस HBSC का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ से उठा के कहाँ ले आए? और तब से लोकल आदमी इसको भिवानी बोर्ड कहने लग गया। भाई HBSC गांव में आदमी क्या बोले तो कहने लग गया भिवानी बोर्ड। HBSC का नाम लोकल लोगों ने भिवानी बोर्ड रख दिया। 1981, अब तक हमने 12th के एग्जाम नहीं लिए थे, पहले हमने 10th लिया, 6 साल बाद हमने 8th। अब 1987 में पहली बार 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट कराए अपने बिहाफ पे। नहीं तो यहाँ तक हम पंजाब से काम कराते थे, बोर्ड बना लिया था पर बोर्ड के पास उतनी अभी लायकियत नहीं थी या उतने एम्प्लॉयज़ नहीं थे, उतना हिसाब किताब नहीं था। फिर धीरे धीरे करके 87 यानी हरियाणा बनने के भी कितने लंबे समय बाद आपने पहली बार 12th के बोर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट कराए अपने बिहाफ पे, हरियाणा के पार्ट पे। 1990 आया, आपको लगा कि 12th करने भर से भी कुछ काम नहीं बनता, पढ़ाई के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्किल। जैसे पैसा सिर्फ पढ़ाई से नहीं कमा सकते, पढ़ तो दुनिया लेती है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हर इंसान में कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। जैसे पढ़ाना भी एक स्किल है, या कोई भी इस तरह के काम जैसे ITI में जो सिखाते थे, अब तो खैर बकवास हो गया, लेकिन ITI में, पॉलिटेक्निक में, इनमें कोई ना कोई क्या डेवलप कर देते हैं? स्किल। टेलर है ना, उसकी भी एक स्किल है, कुछ भी अलग करना जिसमें कि आप एक, जैसे कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टीचिंग है, सब कोई ना कोई स्किल है। स्किल सिखाने का काम वोकेशनल कोर्सेज कहलाता है। और 1990 में अपने हरियाणा ने क्या शुरू कर दिया? वोकेशनल एजुकेशन पे काम स्टार्ट कर दिया। ये अच्छी बात थी। 12वीं क्लास में बहुत सारे बच्चों को 10वीं के बाद ऑप्शन दिया गया कि आप 10वीं के बाद ITI ये इस तरह की चीज़ें कर लो जिससे कि आपको आगे जाके स्किल डेवलप करके कोई भी छोटा मोटा कामकाज मिल जाए। तो 1987 में 12th, 90 में वोकेशनल। इसके 4 साल बाद 1994 में 1994 में क्या ले आए थे? 1994 में हरियाणा में ओपन स्कूल सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हम वोकेशनल में आ गए, अब 12वीं कैसे करें, तो फिर कहा ओपन स्कूल कर देते हैं। कोई भी जैसे 10वीं 12वीं टाइप की चीज़ें हैं, ये ओपन से आप स्कूलिंग कर सकते हैं 1994 में। इसके बाद 2006 में हरियाणा पहला स्टेट बना जिसने कहा भैया हम तो अपने बच्चों पे बहुत काम करेंगे। अब देखो आपके सामने एग्जाम्पल है, 2006 में आप सबसे पहला राज्य थे जिसने ये दावा किया था कि हम पढ़ाई को इतनी बेहतर बना देंगे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करेंगे, लगातार बच्चों के ऊपर काम करेंगे। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक एक चीज़ का ध्यान रखेंगे महीनता से। और कहा था हम 4 कौशल विकसित करेंगे। ये तुम लोग जब ये लगा लो कुछ साल के थे ना, तब से सरकार का दावा है कि हम काम कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में हम बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर देंगे, लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, हर चीज़ का डेवलपमेंट इस स्किल के तहत किया जाएगा। मतलब ये एक तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बजाय हम महीने भर में बच्चे के ऊपर काम करेंगे। अब ऐसे एनुअल और वो हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट नहीं, लगातार बच्चे का बिहेवियर सुधारना, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना,
उसकी समझ को विकसित करना। अगर हम सरकार पे 1 मिनट के लिए विश्वास करके भी देख लें तो 2006 में सरकार दावा कर रही थी कि हम CCE लागू करने वाले इंडिया के पहले स्टेट बनेंगे। उस 6 से 16 भी गया और अब 26 आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम 22 के 4 महीने देख चुके हो, 20 साल होने को आए, 16 साल तो मान ही लें। इन 16 सालों में सरकार ने CCE में क्या परिवर्तन कर लिया? अगर तुम सरकार पे ये विश्वास करते हो कि सरकार नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देश को बदलने वाली है, तो इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल दूं? तुम्हारे देखते देखते 2006 देखा तुमने और अब तुम 2022 में हो और ये दावा सिर्फ और सिर्फ खोखला दावा है। कोई चेंज आया कहीं एजुकेशन सिस्टम में? इस टाइम तुम स्कूल में छोटी मोटी क्लास में थे, जैसे तुम पढ़े थे ना, आज तुम जाके देखो उससे और बदतर हो गई पढ़ाई की हालत। पढ़ाई लगातार गिरती 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 चली आई। सरकारें हर साल आती हैं, मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रही, करोड़ों रुपए का बजट आता है हर साल। 2006 में तो बीजेपी नहीं थी, तब तो कांग्रेस थी ना 6 में, तो तब भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। इस बात से ये समझो कि किसी सरकार को एजुकेशन से लेना देना नहीं है। कल परिमल सर एक डिबेट में थे, अगर तुमने वो देखी हो तो उनका दावा था कि जी अब हम 2025 से लागू कर देंगे नई शिक्षा नीति को। तो नई शिक्षा नीति पे अगर किसी को गलतफहमी हो तो 25 वाली शिक्षा नीति भी ऐसी ही आएगी जैसी कौन से सन का दावा था कि हम देश का पहला राज्य बने थे। 2006 के सरकारी स्कूल घटते घटते और प्राइवेट भी 2022 में एक तो संख्या घट गई होगी सरकारी स्कूलों की, यानी नौकरियां खत्म हुई सरकारी टीचर्स की, और जितना स्तर 2006 में था ना 22 में उससे नीचे गिर गया। और ये तब है जब कभी आप सक्षम प्लान ला रहे हैं, कभी आप कोई सा प्रोजेक्ट सरकार चला रही है, कभी कोई सा। करोड़ों रुपए का खर्चा करती हैं सरकारें पढ़ाई लिखाई के, एजुकेशन के नाम पे। उनमें से एक एग्जाम्पल था ये वाला। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अगर तुम ये बातें सोचते हो ना कि सरकार जो दिखाएगी वैसा कर देगी, ऐसा कभी नहीं होगा। सरकार दिल से नहीं चाहती कि एजुकेशन सुधरे, कारण एजुकेशन सुधरी तो एजुकेशन हमेशा क्वेश्चन को जन्म देती है, क्योंकि जो एजुकेटेड होंगे ना वो पूछेंगे भाई ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं हुआ। अब जैसे कोई सरकार से पूछने वाला हो कि 2006 का वो प्रोजेक्ट आज 16 साल बाद कहाँ गया। एक और दावा था सरकार का, और उस टाइम ये नहीं बीजेपी कांग्रेस छोड़ो, हम तो सन की बात कर रहे हैं। सन 2000 से 2001 में एक बहुत बड़ा अभियान चला था, सर्व शिक्षा अभियान, जिसका कहना था सब पढ़े सब बढ़े। और अगर तुम्हें याद हो, एक पेंसिल के ऊपर एक बच्ची, एक छोटी सी लड़की और एक पीछे लड़का, और यहाँ लिखा होता सब पढ़ें सब बढ़ें। 2000 में ये कहा गया था कि पूरे इंडिया का विद इन फ्यू ईयर्स, 2010 कह रही थी सरकार, इसको बीते हुए 12 साल बीत गए। सरकार ने कहा था हम UEE करेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी 8वीं तक हर किसी को पढ़ा देंगे। 2001 में ये बात उठी थी और आज तुम 2022 में बैठे हो। तब तुम में से कुछ लोग सिर्फ पैदा हुए थे या 1-2 साल के रहे होंगे, या इसके हो सकता है बाद तुम पैदा हुए हो। तब से तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, उसमें सरकार का क्या योगदान रहा तुम खुद देख लो। और यही खोखले दावे तब भी थे और आज भी हैं। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पैदा होके एक पीढ़ी निकल गई तुम्हारी, तुमने 20 साल देख लिए इस धरती पर, तब सरकार कहती थी कि हम क्या चला रहे हैं, और हम सबको बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से पढ़ा देंगे और ऐसा बना देंगे, देश का की तस्वीर बदल देंगे, देश का तरीका बदल देंगे। अब तुम्हारे सामने सामने दावा है 2025 में नई शिक्षा नीति को लागू करके और देश बदल देंगे, और ऐसी काबिलियत लोगों में भर देंगे कि बस दुनिया देखेगी कि भारत कैसा चमक गया। अब जैसा ये 20 सालों में चमक गया, अगले 25 में फिर वैसा ही चमक जाएगा। ये कोई आज की कहानी नहीं है, बस लोगों को बेवकूफ़ बनना में पता नहीं क्या मज़ा आता है, लोग ध्यान नहीं देते। इस SSA को जानते हो अब ख़त्म कर दिया, इसको मर्ज कर दिया, 2018 में किसी प्रोजेक्ट में। तो अब SSA आगे दूसरे प्रोजेक्ट में हम पढ़ा करेंगे, अलग से पढ़ने की ज़रूरत ख़त्म कर दी सरकार ने। अगर तुम इसको देखो तो SSA जब आया तब बीजेपी की ही सरकार थी। अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो, 1999 से 2004 किसकी सरकार थी? इसका मतलब अगर बीजेपी के टाइम में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो बीजेपी ने काम मतलब कहीं ना कहीं करना चाहिए था। चलो मान लिया 3-4 साल में काम नहीं कर पाए, इसके बाद किसकी सरकार आई? जब ये अभियान आया तो सरकार थी बीजेपी की।
2004 से 2014 सरकार थी कांग्रेस की। चलो 2014 से आज तुम 2022 में बैठे हो, सरकार तो सेम है। अगर काम करना ही होता और अगर ये दलील थी कि इस सरकार ने नहीं किया, तो भाई कुछ साल तो तुम्हारे हाथ में तब भी कमान थी, आज भी कमान है। इसका ये मतलब नहीं कि हम ये माने कि इन्होंने नहीं किया। एक्चुअल में इनमें से कोई भी काम करना ही नहीं चाहता। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं लेकिन फाइनली इनमें से कोई चाहता नहीं कि ये प्रोजेक्ट पूरे हों। आज भी आपके देश में साक्षरता की दर 75% है, जो बेहद शर्मनाक है कि दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी लेके तुम बैठे हो, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, और तुम्हारी आबादी का कितना परसेंट आज भी अनपढ़ है। ये जानते हो अनपढ़ कौन है? जिनको अक्षर पढ़ने नहीं आते। ये 75% पढ़े लिखे नहीं है, ये सिर्फ साक्षर है। जिनको क्या आता है? अक्षर। जिनको अक्षर ज्ञान है, जो पढ़ और लिख सकते हैं, जिनको पढ़ना आता है ना, अक्षर ज्ञान है, उनको आप कहते हैं ये लिटरेट हैं। अगर इंडिया में एजुकेशन का आंकड़ा निकालने लग जाए ना, और अगर पढ़वा के कहें कि इसको क्या समझा बताना जरा, तो मैं 100% श्योर हूँ तुम्हारे देश के 20% लोगों को भी पढ़ाई समझ में नहीं आती होगी। इतनी बुरी हालत है। अगर ऐसा ना होता ना, तो ये क्वेश्चंस उभरते लोगों के दिमाग में कि भैया ये नई शिक्षा नीति पे वाहवाही करने वाले और ये अखबारों में इतनी वाहवाही लिखने वाले और टीवी पे डिबेट्स करने वाले, ये पिछले 20 साल पुराना इतिहास उठा के पढ़ लो कि तुमने क्या देखा। और अगर तुम कहते हो कि हमारी सरकार नहीं थी, तो सरकार वहां भी तुम्हारी थी, यहाँ भी तुम्हारी। अब तो 8 साल हो गए, कोई चीज बदलनी हो तो 8 साल कम नहीं होते। ऐसा भी नहीं है कि ये ठीक थे, ये भी ठीक नहीं थे। एक्चुअली में कोई ठीक है ही नहीं, कोई शिक्षा पे सच में काम करना ही नहीं चाहता। खैर, वापस आते हैं अपने HBSC पर। हमारा HBSC जिसने दुनिया भर की नकल करवाई है इस साल, और कितने पकड़े गए हैं देखे ना तुमने। कल वहाँ डिबेट में परिमल सर के साथ जो बैठे हुए थे, HBSC के प्रमुख ही तो बैठे थे वो, और उनका क्या दावा था कि मैं नहीं जानता पुरानी नीति, हमारी नीति 2025 में आएगी। तो भाई 25 भी 3 साल बाद आ गया, और आपके आने के बाद क्या बदलेगा वो मुझे नहीं लगता कुछ बदलने वाला है। खैर, ये क्वेश्चंस आए तो हमें ध्यान से पढ़ लेने हैं। कब बना था आपका HBSC? इसने 8th कब लिया एग्जाम बोर्ड का? 76। पहले 10th का लिया, कब लिया? अगले ही साल। फिर 6 साल बाद 8th का, फिर हेडक्वार्टर ले आया भिवानी, फिर 87 में 12th, 90 में वोकेशनल, 94 में इसने ओपन, और 2006 में सेमेस्टर सिस्टम। फर्स्ट स्टेट जिसने सेमेस्टर सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के नाम से पहला बोर्ड जिसने शुरू किया, और आज तक उसमें कुछ कर नहीं लिया, बस शुरू करके और फिर दे चीटिंग और चीटिंग और चीटिंग, जितनी हो सके मैक्सिमम चीटिंग पे काम कर रहे हैं यहाँ। तो ये 2006, कितने तो देखा ना टीचर्स पकड़े गए हैं, कितने टीचर्स पकड़े गए जिनकी ड्यूटी नहीं थी, आई कार्ड पहन के इन्विजिलेटर का पता नहीं किसका, और आके बच्चों को पर्चियां दे रहे थे। ये हालत सोचो, जब शिक्षा कितना नीचे गिर जाए कि बच्चे को चीटिंग मारने का रास्ता दिखाए, इनफैक्ट चीटिंग की पर्ची देके जाए। तो अब आज से 20 साल बाद देश का क्या होगा, ये देखते देखते इतना पतन हो जाएगा, फिर ठीक हो नहीं पाएगा, क्योंकि स्कूलों में ये हालत हो गई। चलो थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। शिव, तेरा कौन सा इंपॉर्टेंट फोन आ गया? भाई का था? चलो, पेज नंबर कितने पढ़ लिए थे हमने? 223 पर थे शायद, 223 जितना मुझे याद है। ये आधा सा रह गया था पढ़ना, है ना? 223 में गुड़गांव पढ़ लिया था, ठीक है। महेंद्रगढ़, हम यूनिवर्सिटीज पढ़ रहे थे ना, यूनिवर्सिटीज। बताओ जरा, सुपवा क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, सुपवा। इसमें कितने ऑर्गेनाइजेशन? 4। एक था फिल्म एंड टीवी, एक था फाइन आर्ट्स, एक था डिजाइनिंग, और एक था आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग। ये याद है सबको? ये क्या थी हरियाणा की पहली? सोलर यूनिवर्सिटी। चलो पढ़ेंगे। गुड़गांव SCERT, वेरी इंपॉर्टेंट। SCERT क्या काम करता है? जो देश में NCERT करता है। क्या करता है NCERT? किताब छापने का मेन काम करते हैं ये। और ये किसकी कॉपी करते हैं किताब में? पता है ये स्टेट बोर्ड क्यों बनाए थे SCERT? इनको ये कहा था अपने राज्य की ज़रूरत के अनुसार 2-4 पाठ अपने हिसाब से डाल देना।
जैसे हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में बच्चे को, हर बच्चे को किस चीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए? हरियाणा की कृषि। तुम मेन कैसा राज्य हो? कृषि प्रधान। तो क्या शहर में रहने वाले बच्चे को भी कृषि के बारे में थोड़ी सी नॉलेज नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, कृषि के बारे में और अपनी पुरानी संस्कृति। अगर हरियाणा की किताब में 8वीं क्लास में 15 पाठ हैं एसएसटी में, तो उनमें से 3 पाठ कम से कम कृषि पर हो और 2 संस्कृति पर। 10 पाठ आप वो पढ़ा दो जो देश पढ़ाता है, 10 पाठ उनके जैसे, 5 पाठ तो अपने बना ही सकते हो। लेकिन बेहद शर्म की बात है, और सिर्फ हमारे नहीं पूरे देश की। ये बोर्ड बनाए गए थे, ये काउंसिल बनाई गई थी, अपने हिसाब से ना 2-4 पाठ बना लेना जिसकी ज़रूरत हो। जैसे बिहार है, बिहार में बच्चे को कृषि पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वहाँ क्या ज़्यादा है बिहार में? बिहार के आसपास, झारखंड के आसपास क्या ज़्यादा है? खनन। तो क्या उनके बच्चों को खनन की नॉलेज होनी चाहिए? खनन के प्रकार, खनिजों के प्रकार ज़्यादा। अब जैसे हमें बहुत ज़्यादा खनिज नहीं पढ़ने, पढ़ा दें एक चैप्टर में, भाई लोहा है, तांबा है, पीतल है, कहाँ से निकलते हैं, क्या काम आते हैं। लेकिन बिहार के बच्चे को ये ज़्यादा बताना चाहिए। हरियाणा के बच्चे को ज़्यादा डिटेल में कृषि और मिट्टी के प्रकार, जैसे जलोढ़ के भी अलग अलग प्रकार, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, ये बताना चाहिए। जैसे आदमी जिस जगह रहता है उसी के बारे में तो नॉलेज काम आती है ज़्यादा। 80% पूरे देश को सेम पढ़ाओ, पर 20% अपने हिसाब से पढ़ा दो। अगर कोई बंगाल में बच्चा रहता है तो उसको पढ़ाया जाना चाहिए जूट के बारे में, है ना, और जलोढ़ मिट्टी के बारे में, और डेल्टा के बारे में, चावल की खेती के बारे में, चावल की किस्मों के बारे में, क्योंकि उसको वही रोज़मर्रा में दिखता है। उसको मछली की प्रजाति पता हो। अब हरियाणा में कह दे फला मछली कहाँ मिलती है, तो मछली हमारे यहाँ है ही नहीं। हम तो मछली पे अब काम करने लगे हैं। लेकिन इनको अगर देखें तो इनका तो बेस ही मछली, इनका बेसिक खाना चावल और मछली ही तो है। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? लेकिन आपकी एससीईआरटी ने क्या कर रखा है? सेम कॉपी कर रखी है, लाइन भी नहीं बदली, एक लाइन, पेज नंबर, लाइन सब सेम है एनसीईआरटी पे। चलो देखो क्या कहते हैं। एससीईआरटी कब बना था? 1979 में। कहाँ है एससीईआरटी? गुड़गांव में। गुड़गांव। ये किताब छापता है पूरे हरियाणा के सरकारी स्कूलों के, डाइट भी इसी के अंडर है। महेंद्रगढ़ पे आ जाओ। पूरे देश में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पैसा किसने लगाया? इसका जो चांसलर है वो कौन होगा? वो कोई बाहर का आदमी होगा। किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी का चांसलर हमेशा वहाँ का राज्यपाल। इस बात को हर किसी को पता होनी चाहिए। राज्य में जितनी यूनिवर्सिटी होंगी राज्य की, इनका चांसलर हमेशा राज्यपाल होगा। राज्यपाल इतना फालतू नहीं है कि आके हर यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस देखेगा और काम देखेगा, ये बस कहने का है। इसकी जगह काम कौन करता है? वाइस चांसलर। ये वाइस चांसलर जो है ना हर यूनिवर्सिटी का, ये ही मेन कामकाज करता है। लेकिन चांसलर का नाम आएगा तो क्या टिक करना है? राज्यपाल। तो राज्यपाल हर स्टेट की, जितने स्टेट हैं उन सब की यूनिवर्सिटी के मुखिया हैं, पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुखिया राज्यपाल नहीं होता। इसका चांसलर देश अपने आप भेजेगा, उसकी तनख्वाह भी देश ही देगा। तो आपके पूरे हरियाणा में सिर्फ एक है जो देश ने पैसा लगा के बनाई है। कौन सी है ये? हाँ, जंतपाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जंतपाली में टिक कर लो। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा का एकमात्र विश्वविद्यालय जंतपाली। इसको जाटपाली भी लिख देते हैं कहीं कहीं पर, जाटपाली या जाटपाली, जंतपाली। महेंद्रगढ़ इकलौता आपका जिला जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अदरवाइज स्टेट यूनिवर्सिटी हैं आपके यहाँ, प्राइवेट भी और सरकारी भी। जंतपाली, इसका चांसलर कौन नहीं होगा? सब यूनिवर्सिटी का चांसलर। प्राइवेट के चांसलर अलग होते हैं। 2 तरह की यूनिवर्सिटी होती हैं, एक जो राज्य पैसा लगा के बनाता है और एक होती है प्राइवेट। जैसे ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है। अब ओपी जिंदल के बेटे नवीन जिंदल जो एमपी रहे, इन्होंने अपने जेब से पैसा लगाया और यूनिवर्सिटी को बड़ा कैंपस बना के पूरा खर्चा करोड़ों रुपए लगा दिए। अब ये करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमाएंगे भी तो ना। यहाँ विदेशों से बच्चे आके 3 से 4 हजार बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें हरियाणा के शायद 1% बच्चे होंगे। ज़्यादातर यूरोप के कंट्रीज़ के, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पता नहीं कहाँ से बच्चे आके, देश के भी अलग अलग कोने से आके आपके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका चांसलर थोड़ी ना राज्यपाल को बनाएंगे, इसका चांसलर ये अपनी मर्जी से बनाएंगे। लेकिन जिसका पैसा राज्य ने लगाया, राज्य के पास पैसा कहाँ से आया?
तो फिर जो आदमी हमारे बिहाफ पे सबसे बड़ा है राज्य में, राज्यपाल है, उसी को मुखिया बना देंगे। चलो पढ़ो। तो एकमात्र यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली 2009 में बना। रेवाड़ी टिक कर लो। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है यहाँ मीरपुर में, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ है? हरियाणा में, मीरपुर रेवाड़ी में, 2013 में बनी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है बावल में, बावल रेवाड़ी में। बावल पता है ना सबको? हाँ, एससी रिजर्व्ड एमएलए सीट लिख लो यहाँ, एससी सीट। एमएलए की 17 सीटें हैं, तुम्हें अच्छी तरह याद होनी चाहिए। 17, 5 जहां नहीं है, पंचकुला, चरखी दादरी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, मेवात, इन 5 के अलावा सब में है। चलो आगे पढ़ना। नूह में एक कॉलेज लिखा हुआ है, शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कुछ और याद आया? कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसका नाम क्या है? शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये 2 मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, इन दोनों को मान्यता मिली हुई है पंडित बी.डी. शर्मा, पंडित बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी से, इन दोनों को मान्यता मिली हुई है। एक छोटा सा और हमने पढ़ा था जिसका नाम था दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, है ना, जो क्या कराती थी? बीएससी नर्सिंग और फिजियोथेरेपी। ये मेडिकल कॉलेज हैं, ये बड़े लेवल पे कोर्स कराते हैं। वो छोटा जैसे बीएससी नर्सिंग हो गई या फिजियोथेरेपिस्ट, ये बनाती थी। चलो पढ़ेंगे इसमें। तो कहाँ पहुंचे? शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हार, यहाँ लिख लो। मान्यता पंडित, बताओ किससे? भगवत दयाल शर्मा, लिख लो। मान्यता पंडित बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी से। पंडित बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ है मेडिकल साइंसेस की? रोहतक में। लेकिन अगर कहें मदर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस तो किसका नाम टिक करोगे? कल्पना चावला का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिख लो पंडित बी.डी. शर्मा मेडिकल यूनिवर्सिटी, उससे इसको मान्यता मिली। ठीक है, चलो अगला देखना। फरीदाबाद में है विज्ञान और तकनीकी यूनिवर्सिटी, 1969। कोई कॉलेज था ना ये? YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। आज इसका नाम है JC बोस। आगे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपके यहाँ कई हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। JC बोस नाम क्यों दिया? वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, YMCA का। यहाँ लिख लो, ये टिक कर लो। विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय लिखा ना 90 से, यहाँ लिखो कॉलेज। 69 के ऊपर लिख लो कॉलेज, YMCA। 69 में ये कॉलेज था, यूनिवर्सिटी बाद में बनी, YMCA। ठीक है, और यूनिवर्सिटी का नाम कब बदला? 2018 में, लिख लो। 18 में नाम JC बोस, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, UST, JC बोस UST, ये कर दिया। ये मैंने पीछे भी डिटेल में टेबल में लिखवाया हुआ था तुम्हें सारा कुछ। इसके बाद अगला देखो, पलवल में विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, हरियाणा की पहली स्किल यूनिवर्सिटी। इसको भी खुले अब तो कई साल हो गए, यहाँ से कोई स्किल्ड इस तरह का निकला सुना तो नहीं बहुत बड़े लेवल पे। कैथल पढ़ लो। संस्कृत यूनिवर्सिटी है मुंदरी में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम रखा है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, लिख लो यहाँ महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के नाम पे। तो हरियाणा में संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है, कहाँ पर? कैथल, कैथल में, मुंदरी कैथल, मुंदरी। यहाँ लवकुश तीर्थ भी है, भगवान राम के बेटे थे ना लवकुश, लिख लो यहाँ लवकुश तीर्थ भी है यहाँ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है हरियाणा की? जंतपाली महेंद्रगढ़। और तुम्हारे यहाँ की संस्कृत यूनिवर्सिटी कैथल। अंजनी का टीला, कपी स्थल भी कैथल। किसने बसाया था? युधिष्ठिर ने। और किसकी स्थली कहलाता है? वानरों की, तो इसलिए कपी स्थल था। चलो आगे पढ़ना। मुंदरी इंपॉर्टेंट है, मुंदरी। एक राजमुंदरी भी है, वो अलग जगह है, वो अलग है, हाँ वो अलग है। पानीपत टिक कर लो। पहला आचार्य कुलम खुला पानीपत गुरुकुल में,
गुरुकुल जो है आचार्य कुलम, जहाँ वो था कि भाई इसका ना उद्घाटन करने 5-6 साल पहले खुद ही आए थे रामदेव, और कहा था कि ये जैसे पुराने टाइम में नहीं आचार्यों के पास गुरुकुल में रहते थे इस तरह की शिक्षा दीक्षा, पर फिर कह रहे थे कि फीस बहुत महंगी रखी गई थी, अब तो पता नहीं क्या चल रहा है। पानीपत में पहला आचार्य कुलम, ये डबल टिक कर लेना, गुरुकुल। हरियाणा में सेमेस्टर प्रणाली कब शुरू हुई और क्या दावा था हरियाणा सरकार का कि हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करेंगे और ऐसे बेहतरीन बच्चे बना देंगे कि भैया दुनिया देखे, ऐसे बेहतरीन बच्चे तैयार करेंगे यहाँ। ये था इसका मतलब 2006 से आज तक। तो पता नहीं वो तैयार किए हुए कहाँ गए, 6 से और 22 में तो हमें कोई दिखा नहीं। ये दावा जरूर किया था, कौन से सन में? और अब भी अगर तुम खुद नहीं पढ़ोगे ना, सरकार कुछ नहीं करने वाली। अगले 10 साल बाद भी तुम ऐसे ही देख लेना तुम्हारे सामने। अब तो तुम्हारे दिमाग विकसित है, तुम एनालाइज कर सकते हो। 2000 में जो किया था वो मुझे याद है, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। अब 22 में तुम अब देखना, जो ये दावे हैं कि नई शिक्षा नीति से तस्वीर बदलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, तुम्हारे देखते देखते 10 साल बाद याद करना कि 22 में जो शिक्षा नीति दावा करके कही थी उसका रिजल्ट क्या आया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बस टीवी वालों की आदत खराब है, वो उसको प्रमोट ऐसे करते हैं, पता नहीं क्या बड़ा अजूबा हो गया। किया कुछ नहीं है, ना ही कुछ करना किसी सरकार को। चलो आगे देखो, पानीपत हो गया। हरियाणा में पहली पाठशाला हिंदी माध्यम की कहाँ बनी? झज्जर में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और आपने स्कूल खोला झज्जर में, पहली हिंदी माध्यम की पाठशाला 1914 में। भगत फूल सिंह, इनके नाम की यूनिवर्सिटी कहाँ थी? खानपुर में ना, खानपुर में, अंडरलाइन कर लो। हरियाणा में पहले ये भक्त फूल सिंह का संबंध महाराज सोनीपत से है। इन्होंने यहाँ 36 में महिला गुरुकुल खोला था। 2006 में यूनिवर्सिटी बनी। ये कौन सा ईयर था? बालिका वर्ष, बालिका वर्ष। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। और हम अच्छी तरह जानते हैं भक्त फूल सिंह जब कांग्रेस बनी तब का इनका बर्थ है 1885, और इनका मर्डर कर दिया था 1942 में। कहाँ की घटना है ये? अपने इसी जहाँ यूनिवर्सिटी है ना, यहीं थे ये। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था शुद्धि, जिसमें इन्होंने मुसलमानों को वापस क्या बना दिया था? हिंदू। इससे कुछ लोग चिढ़ गए और कुछ 4-5 मुसलमानों का एक ग्रुप गया और इनका मर्डर कर दिया 1942 में। चलो आगे पढ़ना। 1942 में, यहाँ लिख लो 1885 से 1942। कौन से समाज के अनुयायी थे ये? कौन से स्वामी जी के साथ रहे थे? श्रद्धानंद, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी बनाया था। उन्हीं की देखा देखी इन्होंने गुरुकुल लड़कों के लिए भैंसवाल में और लड़कियों के लिए खानपुर में। तो कांगड़ी विश्वविद्यालय से प्रभावित थे ये। आगे पढ़ना। कल्पना चावला, इनकी डेट ऑफ बर्थ बताओ। कल्पना चावला की डेट ऑफ बर्थ है 17/3/1962। पहली प्रायोरिटी ना मिले तो 1/7/1961, और अगर दोनों मिल गई, हाँ, क्योंकि तुम विकिपीडिया पे या कहीं भी किसी साइट पे 17/3 है, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका, फिर ये डेट दी ही नहीं गई। उस कंडीशन में तुम्हें क्या टिक करनी है? 1 जुलाई 1900, हाँ, 17/3 को पहली प्रेफरेंस देना। डेथ की डेट एक ही है, शुक्र है वो दो नहीं है, वो है 1, 2 और 3। 1 फरवरी 2003, कल्पना चावला। टिक कर लो। अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला, जन्म 1 जुलाई 61 में। हम क्या लिख लें यहाँ? 17 मार्च 1962। फटाफट लिख लो, काटना इसको भी मत, हो सकता है कुछ ना मिले, यही मिले तुम्हें। 17 मार्च 1962। मृत्यु टिक कर लो 1 फरवरी 2003, कोलंबिया अंतरिक्ष यात्रा। कितनी यात्राएं की थी इन्होंने? 2 विमान थे, STS-87, STS-107। 6 यात्री, 7 यात्री। इसमें वापस नहीं आई। 2003 जनवरी में गए थे और फरवरी में डेड बॉडी वापस आई। ये गए थे 1997। ठीक ठाक काट दिए थे। टोटल इन्होंने कितने दिन बिताए? 31 दिन और 14 घंटे और 56 या पता नहीं 57 मिनट थे, 54 मिनट। चलो ये टिक कर लो। उपनाम अंतरिक्ष रानी है, स्पेस क्वीन है ये। डीम्ड और निजी विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी से पहले ना पिछला पेज निकालो जो नहीं पढ़ा हमने, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। हरियाणा कब बना था? तब जानते हो कितने पढ़े लिखे लोग थे यहाँ?
जितने आज असलियत में एजुकेटेड होंगे शायद 20%, तब पढ़े लिखे इतने थे, बस साक्षर थे। 80% लोगों को यहाँ नॉलेज ही नहीं थी, और नॉलेज नहीं थी इसलिए खेती और इन सब की नॉलेज थी, किताबी नॉलेज नहीं थी। धीरे धीरे आपने इसको बढ़ा बढ़ा के आज आपका दावा है 2022 में कि जी हमारा 75% क्राउड पढ़ा लिखा है। इस 75% में वेरिएशन बहुत है आपके छोटे से राज्य में। आप एरिया में किस नंबर पर हैं? अगर देश कहें तो आप, और अगर राज्य कहें, हाँ ये कारण पता है ना हमें, हमसे बड़ा बस एक लेह लद्दाख है, बाकी सब यूटी हमसे छोटे हैं। हमसे छोटे राज्य कौन कौन से थे? गोवा, सिक्किम, केरल, और उधर वालों में अरुणाचल आपसे बड़ा था, असम बड़ा था, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 5 आपसे छोटे थे ना। एक को छोड़ दो, 5 उधर के, एक सिक्किम, 6, एक 7वां गोवा और केरल, 8 आपसे छोटे थे। राज्यों में आपका नंबर कितना था? और अगर यूटी भी मिला ले तो यहाँ बीच में कौन आ गया था? क्योंकि लद्दाख का एरिया आपके 44,000 से ज्यादा था, 59,000, तो 59 में आपसे अंतर है, इसलिए वो आपसे आगे है। इस 75% में छोटे से हरियाणा में वेरिएशन देखना कितना है। एक तरफ आप कहते हैं जी 84% सबसे ज्यादा बढ़िया पढ़ाई लिखाई, और दूसरी तरफ कहते हैं जी 54%। ये देखो 30% का डिफरेंस है एक छोटे से स्टेट में, इतना वेरिएशन। यानी एक तरफ तो इतने पढ़े लिखे लोग आप ही के स्टेट में, और एक तरफ 54% लोग पढ़े लिखे। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक छोटे स्टेट में अगर इतना डाइवर्सिटी पढ़ाई में है तो ये गलत है, क्योंकि ये तो इतना मिला जुला एरिया। और अजीब बात ये है कि ये गुरुग्राम है और ये मेवात, और जो लोग मैप जानते हैं वो जानते हैं मेवात और गुड़गांव में तो डिफरेंस है ही नहीं, बिल्कुल साथ है, एक जैसा माहौल, लेकिन वेरिएशन में कितने प्रतिशत का अंतर है। तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ वेरिएशन सिर्फ एरिया का नहीं है, मेल फीमेल का भी है। 75% में अगर आदमियों को कहें मेल तो वो 84% हैं, और फीमेल कहें तो 65%, यानी एवरेज से 10 कम है महिलाएं और लगभग 10 ज़्यादा हैं पुरुष। आज भी अगर ये मेंटालिटी है कि आदमी ज़्यादा पढ़ने चाहिए, लड़का ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लड़की कम, तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं कह रहे कि इनको खींच के 65 बना दो कि भाई इनको भी 65 ही नहीं, हम 65 से लड़कियों का प्रतिशतता इनके बराबर क्यों ना कर दें। भाई लड़के लड़की बराबर पढ़ाए जाएं। सरकार कोशिश कम से कम दिखावटी तो कर ही रही है। आने वाली पीढ़ी में अब लोग ऐसा नहीं करते कि बेटियों को ना पढ़ाएं। आपके क्राउड में देख लो लड़कियां ज़्यादा होती हैं, लड़कियां हर जगह बहुतायत में जा रही हैं पढ़ने। अब जो 2021 की जनगणना होनी थी जो नहीं हो पाई, 2023 में तो कम से कम कर ही देंगे। इस टाइम के आंकड़े मुझे लगता है बराबरी सी पे आ जाएंगे, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। हाँ, एकदम बराबर इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अभी हमारी जो माँ की उम्र की औरतें हैं या जो तुम्हारी मदर की उम्र की औरतें हैं, उनको हम अब पढ़ा नहीं सकते। जो आपकी पीढ़ी जवान है ना, और आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जब आपका बहुतायत होगा जनगणना में, तब देखना ये आंकड़ा 90, 95, 100 पार करेगा, मतलब बराबरी पर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी आपकी पीढ़ी के सामने आपकी माँ की उम्र की औरतें और आपकी दादी की उम्र की औरतें, उनको तो प्रतिशतता से घटा नहीं सकते ना, वो जिंदा हैं जब तक, इसीलिए ये प्रतिशतता अभी इतनी ज्यादा उछाल के साथ आगे नहीं दिखेगा। पर जब तुम्हारी पीढ़ी बुढ़ापे की तरफ जाएगी ना और तुमसे नीचे के सब पढ़ जाएंगे, तब ये आंकड़ा 90 क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि अब सब लड़कियां पढ़ने लग गई। तो अभी वेरिएशन है गाँव में, शहर में, औरत में, आदमी में, और जिलों में भी वेरिएशन है। फिर भी ठीक ठाक सा है, 75% देश के बराबर है। नहीं तो बिहार को देखें, झारखंड को, तो ये बहुत पिछड़े हुए हैं। चलो 221 पेज पर आ जाओ। शिक्षा और स्वास्थ्य, पहला पॉइंट देखो। भाषाई आधार पर हरियाणा का गठन 1 नवंबर 66 को हुआ। भाषाई आधार पर सबसे पहला गठन कब हुआ? सबसे पहला गठन कब हुआ? 1900। और वैसे लिस्ट कब आई? ये इकलौता क्या था? ये कितने राज्य थे? कौन सा अमेंडमेंट था ये? इसके बाद 1966 में, जिसमें फिर से बताया गया कि स्टेट किस हिसाब से बनेंगे। क्या इसमें ये लिखा गया कि ये स्पेशल हरियाणा के लिए किया जा रहा है? 2 अमेंडमेंट हैं, 7वां और 18वां। ये हैं राज्य पुनर्गठन, इससे संबंधित 2 अमेंडमेंट, 7वां और 18वां। आप कौन से नंबर का राज्य बने? आपसे एक पहले और आपके एक बाद।
चलो पढ़ के देखो। पूर्ण राज्य बनने से पहले केवल 20% जनसंख्या साक्षर थी, टिक कर लो, सिर्फ 20%। किंतु 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर 75.6 है, देश की भी यही है। पुरुषों की 84.1, महिलाओं की 65। ये 10 का हमेशा अंतर रहा। हरियाणा को साक्षरता की दृष्टि से देश में कौन सा नंबर प्राप्त हुआ? 22वां। तुम 22वें हो, मतलब काफी पीछे हो, और ज्यादा पढ़ना चाहिए। राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुड़गांव, तभी एडवांस है इतना। जिसकी साक्षरता दर कितनी है? 84%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला मेवात, इसकी कितनी है? और दोनों की सीमा आसपास है, बिल्कुल बिल्कुल साथ लगते हैं, एक 84% और एक 54। आदमियों का प्रतिशतता 84, यानी गुड़गांव का एवरेज 84 है। तो सोचो वहां के आदमी और औरत पढ़े लिखे ज्यादा हैं बाकी सबसे। नेक्स्ट देखना, राज्य में स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसने अपना नाम क्या कर लिया? बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, अपना नाम पीछे लगा लिया। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सारे देश के पास है। की स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में हुई, 1981 में भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया। अंडरलाइन रखो, 10वीं की परीक्षा 70 में जो बोर्ड हुआ, माध्यमिक परीक्षा 8th की 76 में, 12वीं की परीक्षा 87 में, वोकेशनल शिक्षा क्या होती है? वोकेशनल, जिसमें स्किल सिखाई जाए, स्किल 1990 में, ओपन स्कूल की शुरुआत 1994 में, हरियाणा सेमेस्टर सिस्टम 2006 में शुरू कर दिया गया। ग्रेडिंग सिस्टम CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यहाँ लिख लो सतत और व्यापक मूल्यांकन। आप हैं पहला राज्य, आज तक वो मूल्यांकन नजर नहीं आया, इसका मतलब आप सब इस मूल्यांकन के ही देन हैं। आप सबका यही वाला मूल्यांकन किया, कौन से वाला? सतत और व्यापक। तब तुम ऐसे बने हो, शुक्र मनाओ ये हो गया सतत और व्यापक, नहीं तो और कितना बुरा हाल होता। ये मूल्यांकन का पार्ट है जो पेपर चल रहे हैं, ये CCE का पार्ट है। आगे देखो, तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य है। अब अगर सरकार सच में चाहती है ना देश सुधारना, तो सरकार को चाहिए एक तो नो डिटेंशन पॉलिसी को बंद कर दे। जो फेल होता हो, क्यों ना फेल हो, वो 5वीं क्लास में फेल होने में दिक्कत क्या है? 5वीं क्लास का फेल होने वाला बच्चा अगर ये जान जाए कि यार मेरे पढ़े बिना मेरी बात नहीं बननी, और चाहे वो कैसे ही करके जबरदस्ती में पढ़ा लिखा के 5वीं से जब वो 6ठी में जाए तो उसको 5वीं पास करनी आती हो, 6ठी के बाद 7वीं में जब जाएगा जब 6ठी आती हो, 8वीं के बाद 10वीं। अब क्या कर रखा है, 8वीं तक ना पढ़ना आता ना लिखना, कोई बात नहीं, 8वीं तक फेल होना ही नहीं, चाहे स्कूल ना जाओ। 9th क्लास में तुम्हें मैंने कितनी बार बताया, इंटरनेशनल चीजें आ जाती हैं। यहाँ तक उसको सिर्फ क्या पढ़ना था? भारत। अगर वो 8वीं तक भी नहीं पढ़ सकता था ना, तो यकीन मानो वो 9वीं को समझ ही नहीं पाएगा। अगर वो 8वीं तक ही स्कूल नहीं आया, कभी आया कभी नहीं, और आपने कह दिया जी बच्चा दुखी होके फेल हो जाता है, परेशान होता है, दुखी होता है, उसको हीनता आती है, इसलिए हम पास कर रहे हैं, तो आपकी बेवकूफ़ी में जब वो इंटरनेशनल हिस्ट्री पढ़ेगा उसकी कुछ पल्ले नहीं पड़ना, और इसीलिए फिर वो 10वीं में ये कभी JCB पे उठ के वहाँ नकल फेंक के आनी पड़ेगी, और कभी टीचर को नकली कार्ड। ये इसी की तो देन है। ये जब तक ये NDP नहीं था ना, मुझे ध्यान है जब मैंने 10th की, मैंने 1998 में 10th की थी, हमें इतना डर लगता था 10th से, टीचर्स पूरे साल ये कहते थे पढ़ लो इस बार बोर्ड है नहीं तो देख लो, मतलब बोर्ड एक हवा थी। और सुबह जब हम जाते थे ना बोर्ड के एग्जाम में, तो ऐसा फील होता था कि आज हमारे जीवन का कोई युद्ध होने जा रहा है और आज हमें जीतना है, इस फीलिंग के साथ हम पढ़ के जाते थे। 1998 के बाद सन 2000 में, और मैंने शायद क्लास में कई बार बताया भी है कि 98 मेरा मैथ्स बहुत वीक था, मैंने साइंस इतना अच्छा तैयार किया था कि 1998 में ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मेरे थे साइंस में, 95 नंबर, 95। मैंने बताया नहीं तुम लोगों को कई बार। लेकिन इसके साथ मैं तुम्हें एक शर्म की बात ही बताती हूँ कि मेरे मैथ्स में 45 नंबर थे। अब तुम इसमें अंतर देखो। नहीं, ये तालियां बजाने की बात नहीं है, ये गलत बात है, लेकिन इसमें मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, ये मैं अपनी बेटी को बताती हूँ कि बेटा इससे एक चीज़ देखो कि मैथ्स में इतने कम और साइंस में इतने ज़्यादा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी शायद पढ़ने के तरीके में थी कि मुझे मैथ्स से हमेशा से डर लगा। और उसका कारण ये रहा होगा, एक बड़ा कारण मैं मानती हूँ, मेरी सिस्टर ने ना
5th क्लास की अपनी कॉपी फेंकी नहीं और मुझे दे दी। महेंद्रू मैम थी हमारी केंद्रीय विद्यालय में, तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे साल मैथ्स किया ही नहीं, उसकी कॉपी में से उतार के क्वेश्चन ले जाके मैडम को दिखाती रही, जो कि मुझे लगा कि मैडम बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ। लेकिन फाइनली वो 5th का मैथ समझ नहीं आया, फिर ना 6th का आया, ना 7th का, ना 8th का, ना 9th का। 10वीं में 2 महीने ट्यूशन पढ़ा कि कहीं लटक ना जाऊँ, इसीलिए, क्योंकि साइंस तो बहुत अच्छा, सोशल बहुत अच्छा, इंग्लिश बहुत अच्छा, हर चीज़ बहुत बढ़िया, लेकिन मैथ्स में पास होने से भी डर लगता था। तो इसलिए गिरते पड़ते बहुत जी जान लगा के मैंने कोशिश की, तब मेरे 45 नंबर आए। और 45, और इसमें तुम अंतर देख रहे हो, इसका कारण ये नहीं था कि मैं बुद्धू थी, इसका कारण मैंने जो 5वीं में गड़बड़ की ना, और मेरी टीचर ने उसी दिन मुझे डांट दिया होता या मुझसे एक सवाल बोर्ड पे करवा लिया होता, तो शायद मेरा ये 95 का आंकड़ा यहाँ भी आ सकता था। क्योंकि मैथ्स तो सबसे आसान है। अब मैं एनालाइज करती हूँ ना, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो साइंस और सोशल पढ़ते हैं, इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। मैथ्स तो कितनी मज़ेदार चीज़ है, बैठे एक बार बस डर निकल जाए फिर तो अपने आप आता जाता है। ना कोई डेट याद रखनी, ना ये इतिहास के राजा, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनका, हम जैसे लोग पूरी जिंदगी यही याद करते रहे, वो उसका पोता था, उसने उसको मारा, इसने इससे युद्ध, फालतू की तो बातें हैं ना देखा जाए तो। इसीलिए मैथ्स जो है ना, ये डराता शुरू में है, लेकिन मैथ्स अच्छा है, मैथ्स में मेहनत कम करनी पड़ती है। मैं अपनी बेटी को भी ये बताती हूँ, लेकिन उसका भी इंटरेस्ट धीरे धीरे करके मेरे जैसा ही हो गया, और वो भी ना, वैसे वो मैथ्स में अच्छी है नो डाउट, उसको ऐसा मेरे वाला हाल नहीं है, लेकिन एक होता है नेचुरल इंटरेस्ट, आपका झुकाव, वो उसका भी ना आर्ट्स की तरफ बन गया। और इसका कारण ये है क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा टाइम रहती है, सर के साथ कम, तो परिमल सर के साथ अगर लंबा टाइम बिताया तो मैथ्स ज़्यादा अच्छा लगे। अब वो जब भी दिखेगी तो किताब हमेशा आर्ट्स की उठा के, आर्ट्स मतलब जो लिटरेचर है, नहीं ये वाली नहीं, लिटरेचर, यानी कभी हरिशंकर परसाई पढ़ रही है, कभी प्रेमचंद पढ़ रही है, इस तरह की चीज़ें। तो मुझे दिखता है कि उसका इंटरेस्ट, जैसे मैथ्स से हटने का कारण समय ना देना, ये तुम सबको बता रही हूँ, मैथ्स आसान है, बस वो एक बार समय की डिमांड करता है। जिसने ये बात समझ ली उसके लिए मैथ्स बेहद आसान है, और एक बार आ गया तो आ गया, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारी तरह किताबें बार बार पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। नौकरी, अब तुम खैर उस स्टेज को पार कर गए, लेकिन अपने छोटे बच्चों को यही बताना चाहिए कि बेटा मैथ्स साइंस को शुरू से ही टाइम दो, मैथ्स को खासकर, साइंस तो सोशल जैसा ही होता है, मैथ्स पे एक बार मेहनत कर लेगा ना बच्चा, फिर जिंदगी भर मार नहीं खाएगा, नहीं तो फिर आगे दिक्कत आती है। मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, एक बार अगर पीछे रह गया तो 5वीं क्लास से बच्चे का मैथ्स अच्छा बनाना चाहिए। तुम्हारे घर में भाई बंधु भी हो ना, उनको सिखा दिया करो, तुम्हें अब सब कुछ आता है, तुम 10वीं तक का मैथ्स कर सकते हो आराम से। तो जहाँ जो बच्चा मैथ्स में अटके, ये सोचो एक पुण्य का काम है, उसका मैथ्स के 4 सवाल सिखा दोगे ना तो मैथ्स में पीछे नहीं रहेगा। बाकी सब सीखा जा सकता है, मैथ्स सीखना पड़ता है किसी के थ्रू, अपने आप नहीं आ पाता। चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं, बस ये लास्ट। तो सेमेस्टर सिस्टम तुम लोगों के राज्य में कब स्टार्ट हुआ था? 2006 में। नेक्स्ट देखना, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जानते हो तुम केवीएस क्या होते हैं? सबसे बेस्ट स्कूल हैं, कौन चलाता है? मिनिस्ट्री कौन सी चलाती है? एचआरडी। एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। एचआरडी 2 तरह के स्कूल चलाती है, एक जेएनवी और एक केवीएस, जवाहर नवोदय विद्यालय। ध्यान से सुन लो, कल इसको फिर डिटेल से बताऊंगी, नहीं सिर्फ टिक मार्क कराऊंगी। जवाहर के नाम पे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कब स्टार्ट हुए होंगे? जब कांग्रेस का काल था 1986 में, तब भी नई शिक्षा नीति आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आज से नहीं आ रही, बहुत पहले से आ रही है, 1968 में भी आई थी, अंग्रेजों के आज़ादी से तुरंत बाद। जवाहर नवोदय विद्यालय गांव के प्रतिभाशाली बच्चों को टारगेट बना के चलाए गए। और गांव में जो बच्चे होते हैं, एक तो ये गरीब होंगे, इनके पास पैसे नहीं होंगे शहर जाके पढ़ने के, तो इन लोगों के लिए जो प्रतिभाशाली हैं, एक टेस्ट रखा जाता है 5th क्लास, जो बच्चा मान्यता प्राप्त स्कूल से कर ले, कहीं सरकारी या किसी से भी, इसका हर फरवरी में टेस्ट होता है। इसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, और इसमें क्वेश्चंस आते हैं जैसे 25-25 या 20-20। अगर बच्चा इनको पास कर जाता है, टॉपर्स में रहता है, तो इनकी लिस्ट लगती है। हर राज्य में अलग अलग नंबर हैं विद्यालयों के, जैसे हम प्राउड से कह सकते हैं भाई हमारे हरियाणा में बहुत सारे केवीएस हैं और बहुत सारे जेएनवी हैं, अब बढ़ गए हैं,
अब बढ़ गए हैं, अब कल बता दूंगी ये, पहले समझ लो। जवाहर नवोदय विद्यालय गांव के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है। तो शहर के लोगों ने कहा यार हम भी तो गरीब हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं लेते? तो बोले ठीक है, आपके बच्चे 25% सीटें आपकी। अगर हम 100 बच्चों का एडमिशन लेते हैं तो 75 गाँव के, 25 शहर के। फिर किसी ने कहा भाई गर्ल्स के लिए भी सुविधा, तो 33% ठीक है गर्ल्स के लिए। यानी गांव का बच्चा गरीब है तो भी अगर मेहनत करना कोई सिखा दे, उसको थोड़ा सा पढ़ा दे, तो वो 6ठी क्लास में जेएनवी में चला जाएगा। ये फुली रेजिडेंशियल स्कूल है, खाना पीना रहना सब वहीं, 24 घंटे का केयर टेकर सरकारी टीचर है उसका, उसको वहीं रहना वहीं खाना सब कुछ फ्री है। आप कभी कभी जब छुट्टियां हो तो टीचर्स की प्रेजेंस में उनसे मिल सकते हैं, पेरेंट्स जाके। कभी कभी छुट्टियों में बच्चे घर भी आते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि जब ये 9th में हो जाते हैं ना, तो इन लोगों को इनका एक प्लान होता है, जैसे इसका पार्ट है ये कि 9वीं में इनको अलग अलग स्टेट्स में भेजते हैं। जैसे यहाँ से गुजरात चले गए, 9वीं वहाँ से करके आएंगे, 10वीं वहाँ से करके आएंगे। तो इससे बच्चे में कल्चर की भी समझ डेवलप होती है कि गुजरात ऐसा है, हरियाणा ऐसा है, राजस्थान ऐसा है, यूपी ऐसा है। बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं जेएनवी के बच्चे। और गरीबी से उभर के अगर पढ़ना है और तुम्हारी नॉलेज में कोई हो जो काबिल बन सकता है बच्चा, लेकिन माँ बाप ज़्यादा गरीब हैं, कोई अनाथ है, तो उस बच्चे को अगर तुम थोड़ा सा भी पढ़ा दोगे ना और उसको बता दोगे कि फॉर्म भरने हैं, फॉर्म फ्री 5-10 रुपए का भरा जाता है, सरकारी स्कूल में भरवा देंगे। उस बच्चे को बस थोड़ा सा सिखा दो हिंदी, जैसे संज्ञा सर्वनाम टाइप की चीज़ें, अलंकार टाइप, बहुत छोटे बड़े वाले नहीं, ऐसे थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ी सी रीजनिंग, तो उस बच्चे की पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। ये बेस्ट स्कूल है। कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है? इससे निकले बच्चे 99.9% कामयाब होते हैं। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। 24 घंटे टीचर के पास है ना, उसके बिगड़ने का चांस ही नहीं होता। अगला स्कूल कौन सा है? ये स्पेशल रखे गए थे, ट्रांसफर जिनका होता है उन माँ बाप के बच्चों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में भाई आज यहाँ कल कर्नाटक, फिर 2 साल बाद हैदराबाद, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो ये केंद्रीय विद्यालय बना दिए ऑल ओवर इंडिया। एक जैसा सिलेबस, एक जैसी किताबें, एक जैसी चीज़ें पेपर में आएंगी ऑल ओवर इंडिया, कोई डिफरेंस नहीं। अगर बच्चा दिल्ली में पढ़ता है केवीएस में और 2 एनुअल एग्जाम उसने दिल्ली में दे दिए, तो वो 3 एग्जाम जाके राजस्थान में भी दे सकता है अगर उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया आनन फानन में। कोई मना नहीं करेगा, एडमिशन का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। ये सब एक संस्था चलाती है। इन दोनों स्कूल का रिजल्ट हर साल देश में बेस्ट आता है और यहाँ से निकले बच्चे 100% कामयाबी का एक गारंटी मान लो, क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। कौन चला रहा है इनको? भाई शिक्षा मंत्रालय, अब एचआरडी का नाम ही तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया। पहले आपकी शिक्षा किसके पास थी? एचआरडी। सबसे पहले आपके यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर थे, फिर बीच में एक बार कहा नहीं एजुकेशन मिनिस्टर नहीं, इसको कहेंगे एचआर, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्री। अब मोदी जी ने पिछले से पिछले साल 2019 में कह दिया कि नहीं वापस से इसको शिक्षा विभाग बना दो। तो एचआरडी का ही पार्ट है शिक्षा। समझ में आ गई ये बात? चलो इसको कल डिटेल से पढ़ेंगे अब।